हिमेटोजेनस कंप्लीट हो गया था, उसके ब्रैकेट में लिख लिया था ब्लड, ठीक है। किसका? उसका, हिमेटोजेनस वाले का। भाई ऑनलाइन वालों ने लिख लिया था, कहां तक लिखा था? ऑनलाइन वालों ने कहां तक लिख लिया था? लिम्फोजेनिक लिख लिया था। अरे बता दो भाई, ऑनलाइन वाले कहां तक लिख लिया था तुम लोगों ने? कहेगा कोई सर मेरा रह गया, मेरा रह गया। ब्लड हो गया था पूरा कंप्लीट। किसके बाद बचे? ये एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, घुसेंगे ना किसी न किसी चीज में, एंटर होंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स प्राइमरी साइट एंड स्प्रेड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो मेटास्टेसिस मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड इसके कारण होता है, ब्लड से होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। So metastasis is done by the blood. यहां तक सबका हो गया, ब्लड तक हो गया, इसको टिक मार्क कर लिया। थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड मैंने क्या बताया था? सबसे फास्ट वाला, और सबसे फास्ट कौन सा है? लिम्फोजेनिक। ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना लिम्फ, ब्रैकेट में लिम्फ लिख लेना, और इसको भी टिक मार्क कर लेना। ब्रैकेट में आप लिखना लिम्फ, और इसके बारे में सबसे मेन पॉइंट याद रखना, ये सबसे क्या है? फास्ट है। वो सबसे मोस्ट कॉमन था, ये मोस्ट फास्ट है। यही दो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई। यहाँ से इस पॉइंट से रूट ऑफ मेटास्टेसिस सिर्फ ये दो क्वेश्चन आए आज तक। एक बार मैंने बस वो नीडल वाला देखा कि नीडल चुभाने से कौन सा होता है, वरना हमेशा पेपर में ये दोनों आते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे, आपके बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। इन दिस, इफ ये प्राइमरी लिखा हुआ भाई, प्राइमरी ट्यूमर साइट, most fastest in this, if the primary tumor site is rich in the lymphatic supply, then there is the more susceptibility to early metastasis, spread होने के chances हो जाएंगे पेशेंट को। अब तुम टोटल क्लास में 12 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और 12 के 12 आज वो एक गायब है, उसको कोई दिक्कत शायद होगी, ठीक है। तो कोशिश करा करो 12 की 12 क्लास में डेली आओ,
है किसका? पहले दिन क्लास में आया था, 3-4 बैठे हुए दिख रहे थे बस। चार बैठे थे बेटा, मेरे को याद है। तीन तक लिख लिए पहला, ठीक है। पहला क्या था? सबसे पहला लोकल ट्रांसमिशन हुआ था। दूसरे में किसके द्वारा हुआ? ब्लड के द्वारा। तीसरे में लिव। चौथा मैंने बताया था, याद करना है तो कर लो, इसको बोलते हैं कैविटी के द्वारा होने वाला। कौन सा? एक कैविटी से दूसरी कैविटी में होना। लिख दो भाई, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हेडिंग लिख के लिख देना मेटास्टेसिस बाय द कैविटी, बस इतना लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया? ब्रैकेट में क्या लिख दिया? मेटास्टेसिस बाय कैविटी। नीचे एरो लगाना, मेटास्टेसिस बाय कैविटी, नीचे एरो लगा के पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ द अदर ऑर्गन, ये लिखना, पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ द अदर कैविटी, पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ अदर कैविटी या अदर स्पेस, किसी पे भी दूसरे में घुस जाएगा वो। हो गया? अगला देखो, मैंने क्या बताया था, पॉसिबली बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये, नॉर्मली नहीं हो सकता। जब तुम कोई किसी का घुसा रहे होगे कोई नीडल, तभी होगा ये, वैसे नहीं होगा। तो फिफ्थ पॉइंट, मेटास्टेसिस बाय इनोकुलेशन, और ब्रैकेट में लिख देना बाय नीडल इंजरी। ब्रैकेट में जरूर लिख देना नीडल इंजरी। ये ब्रैकेट वाले पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम्हें हेडिंग देखते समझ में आ जाए क्यों हुआ, ठीक है? बाकी थोड़ी तुम पढ़ोगे ही। दिस इज नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली। हाँ, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट यही है बेटा, यहां तक लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, बताया था मैंने किसके कारण? नीडल बायोप्सी के कारण। सारे लिखना बेटा ये तो, या अगर लिखना चाहते हैं नीले वाला पॉइंट लिख ले, खाली पीले वाला ये भी लिख के छोड़ सकती है, बाकी तुम्हारी मर्जी। भाई थ्योरी होती है थोड़ा वास्ट, बट मैं तुम्हें हर एक चीज के साथ ना एक पॉइंट बताता हूँ कि ऐसे तो ये तुम्हें तो याद रहने चाहिए। वो पॉइंट जो दिखते मेटास्टेसिस माइंड न्यू घूमना चाहिए। हाँ, ये 6 पॉइंट बताए थे सर ने, नू 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 बस 3 पॉइंट बताए थे मेन इसमें थे, वे याद रखने हैं। रुक जाओ जी 1 मिनट, क्या रह गया बेटा? ऊपर वाला पिंकी कहां तक क्या रह गया तेरा? सेकंड पॉइंट, अच्छा ये वाला, ठीक है लिख लो। ये वैसे मैंने मना किया था बेटा, ये चाहे लिखो या मत लिखो, मैंने ये बोल दिया था कि ये लिखना भी नहीं है। नोट मच इंपॉर्टेंट, ये येलो वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू जी मैडम, पानी का गिलास भी दे दो मेरे को तो। मैं इसमें डाल देता हूँ। यहाँ तक हो गया सबका? नीडल बायोप्सी तक सबने लिख लिया?
लास्ट, लास्ट मैंने क्या बताया, किसी भी डक्ट के द्वारा जाना, डक्ट के द्वारा जाना, कैनाल के द्वारा, कैनाल का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं कैनाल को हिंदी में, सुरंग। एक कोई भी डक्ट होते हैं वो भी तो एक सुरंग का काम करती है, इसलिए ट्रैक्ट मेटास्टेसिस को दूसरा नाम कैनालिकुलर मेटास्टेसिस भी बोला जाता है। ट्रैक्ट को कैनालिकुलर, कैनालिकुलर कैनाल्स, कैनाल्स मतलब सुरंग, ठीक है। दर्रे ये जो बोलते हैं वो सारे इसी को बोलते हैं भाई। तो हेडिंग डाल देना लास्ट, ट्रैक्ट मेटास्टेसिस। ट्रैक्ट मेटास्टेसिस। बाइल डक्ट के द्वारा जाना, यूरेटर के द्वारा जाना, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाना, वेंट्रिकल्स के द्वारा जाना, तो ये सारी एक डक्ट होती हैं, एक ट्यूब होती हैं, उनके द्वारा कैंसर स्प्रेड होता है। हो गया। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, मेन तीन पॉइंट बताए थे आप लोगों को। सबसे पहला मेन पॉइंट था ब्लड वाला, मोस्ट कॉमन। तीसरा कौन सा बताया, दूसरा कौन सा बताया था, मोस्ट फास्ट। और तीसरा मैंने बताया था मोस्ट कॉमन साइट्स। तो अगला एक क्वेश्चन बना के लिखना, यहाँ तक लिख लिया सबने, हो गया यहाँ तक। अगला पॉइंट है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन डाल के, जैसे क्वेश्चन आया था क्वेश्चन डाल के पॉइंट बनाओगे। मोस्ट कॉमन साइट्स, मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस, नीचे एरो लगाना, लिखना इसमें, दे आर थ्री मेन साइट्स, there are three main sites which may seen, there are three main sites which may seen in all type of metastasis, in all type of metastasis. First one bone, second lung, एंड थर्ड वन इज लीवर। पेपर में क्वेश्चन पता क्या आया था, तुम्हें तीन पता है तो चौथी अपने आप बता सकते हो ना। पेपर में तो ऑप्शन 4 आया करे, 3 तो थारे आंसर हो गए, चौथा क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नहीं था। उसने क्वेश्चन वाले ने पूछा एक्सेप्ट बताओ कौन से में नहीं जाती, मोस्ट कॉमन साइड में से निशा कौन से में नहीं जाती। 3 तुम्हें पता, चौथे वाले का आंसर मारना था बस। ये ऐसे आया था घुमा के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के नजरिए पढ़ने सीखो, देखना, पहले ध्यान से समझना। 3 साइड बताई है, कौन कौन सी, बोन, लंग्स और भी हो सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा और नहीं हो सकती, हो सकती है, बट 3 मतलब पावेगा पावेगा। देखना पहला पॉइंट, पहला आंसर क्या आंसर है, साइड देखो, बोन आगे ना तीनों नाम। चौथा कौन सा बच गया, ये ब्लैडर कैंसर के साइड्स थी। आगे ब्रेन,
ब्रेन जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ब्रेन का कैंसर सबसे ज्यादा किस में जाएगा? ब्रेस्ट, बोन, लंग्स, लीवर। क्या 3 पॉइंट आ रहे हैं ना सब में? क्योंकि ब्रेन तो भाई जुड़ा है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ब्रेन का तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ब्रेस्ट का देखो बोन, लंग्स और पेपर में क्वेश्चन पूछा था, सेपरेट से पहले क्या लिखा जी? कहां पे रे? कौन से स्प्रेड में टक रही है बेटा तू? ये कैनल से लिखा हुआ था, CANALICULAR। दो क्वेश्चन सुनना यहां पे, ब्रेस्ट वाले। मोस्ट कॉमन साइट तो पता चल गई। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, अगर तुम्हें और भी टिपिकल तुम्हारे लिए क्वेश्चन करे, ब्रेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा? तो ब्रेस्ट के सोचते हैं बच्चा, लंग्स के ऊपर ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट से टूट के लंग्स में जाएगा ना, ब्रेस्ट से टूट के बोन में उसका मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा। तो आंसर हमेशा मोस्ट कॉमन में किसको मारोगे? बोन को मारोगे। याद रख लोगे ये बात। 3 तो याद है, देखो 3 सब में आएंगे, बट कई बार ना हर एक चीज का मेन भी याद रखना है। जैसे ब्रेस्ट का सबसे मेन किस में जाएगा? बोन में जाएगा। याद रख लोगे ये पॉइंट। अरे भाई ब्लड, अबे बुद्धू मोस्ट कॉमन वो रूट है किसके द्वारा जाता है, ये किसमें हुआ? 2 क्वेश्चन अलग अलग है। वो किसके द्वारा जाता है, वो ये किसमें हुआ, तो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है क्या ये बुद्धू? हाँ वो तो रूट है यार, वो तो रास्ते हैं, किस किस रास्ते के द्वारा होता है, और ये किसमें हुआ? नीलम रानी वो ना छानी। चलो आगे। लंग कैंसर, देखो बोन, लीवर, लंग खुद ही हो गया, और चौथा किस में जा सकता है? ब्रेन में जा सकता है। बोन, लंग, बट प्रोस्टेट जो होता है इनमें तो जा सकता ही है, बट मोस्ट कॉमन पूछे तो इसका बेटा किडनी और बोन, लंग। देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा, कॉमनिनोल लिखवा दिया ना, ये क्वेश्चन तुम्हें पहले ही आ जाएंगे समझ में। सबसे मेन तुम्हें अब भी बता दूं, 2 चीज याद रखनी है, बोन, लंग, लीवर तो सबके याद। ब्रेस्ट में क्या याद रखोगे? बोन। प्रोस्ट्रेट में क्या याद रखोगे? स्पाइन। और तीसरा क्या था? ब्रेन वाला, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड। ये 3 तो ऐसे जो अलग याद रखने हैं, बाकी सब में ब्रेन, बोन, लंग, लीवर, बोन, लंग, लीवर, बोन, लंग रख लोगे याद पक्का। आगे समझ में, मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरीके से यहां से आ सकता है, ये आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। लिख दो वो क्वेश्चन, लिख दिया साइट का। सबसे पहले टॉपिक लिखना ब्लैडर कैंसर, कुछ नहीं लिखना, ब्लैडर कैंसर के लिख के मेटास्टेसिस साइट लिख दो, 1 2 3 4, और कुछ नहीं लिखना है। ब्लैडर कैंसर लिख के सीधा साइट लिख दो 4। और कुछ नहीं लिखना बेटा, ब्रेस्ट ब्लैडर कैंसर में 4 नाम लिख दे बस, और बोन के आगे मोस्ट कॉमन लिख दे बस। ब्लैडर के आगे बेटा, ब्लैडर में 4 नाम लिख दिया ही रहा, बोन के आगे कॉमन लिख दे बस तू, मोस्ट कॉमन।
ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड, बस स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ नहीं लिखना ब्रेन में। ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड बस। ब्रेस्ट में चारों लिख दो, बोन के आगे टिक मार कर दो, बोन के ऊपर। मोस्ट कॉमन ना लिखना हो बार बार, तो टिक भी लास्ट को खाली, यो मेन है इसमें। हो गया भाई यहाँ तक? इस पॉइंट तक सबके लिख लिए? प्रोस्टेट में सारे लिखोगे, किडनी एंड स्पाइन पे मोस्ट कॉमन टिक मार्क कर देना। टेस्टिकुलर कैंसर, वही चार चीज़ों से, तीन चीज़ों सेम, बोन, लंग और बाकी बेटा ये फैल सकता है क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं एक लिम्फ नोड के अंदर फैल सकते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स के अंदर। ये मेन है इसका। टेस्टिकुलर में इसको टिक मार्क कर लेना भाई, इस नीचे वाले पॉइंट को। हो गया जी? एंड लास्ट वन इज थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर भी वही सेम तीन चीजें तो सेम जी, बोन, लंग और लीवर, और चौथा क्या है, ब्रेन में फैल सकता है। तीन सबसे मेन किस किस के याद रखने तुम लोगों को? एक तो ब्रेस्ट का याद रखना है, एक प्रोस्टेट का याद रखना है, और एक ब्रेन वाला। ये तीन चीजें याद रखना, ब्रेस्ट, ब्रेन और तीसरा कौन सा था, प्रोस्टेट वाला। ये तीनों का थोड़ा अलग अलग सा होता है, ये जरूर ध्यान रखना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। आप लोगों को मेटास्टेसिस साइट पढ़ा दी कि रूट्स पढ़ा दिए। साइट का मतलब होता है कहाँ पे हुआ, और रूट का मतलब किसके द्वारा हुआ, दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। आंसर ब्लड मत लगा देना इनमें, कदे साइट में पूछा था साइट, मंजू ध्यान, नीलम ध्यान रखिए इस बात का। तार तक कदे पूछे साइट, हमने तो याद है ब्लड बताया था मास्टर ने, और कदे ब्लड हो गया वो साइट में, करे वो कदे पढ़ाई उड़ का नुकसान।
वार्निंग साइन यहाँ नहीं कराऊँ, चल यहीं पे कराता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन, फिर हमने उसके क्या पढ़े बेटा, उसके टाइप्स। टाइप्स के बाद हमने पढ़ा उसके सारे हिस्टोलॉजी की कौन सा टाइप की किस चीज़ का कैंसर होगा, सारे अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज पढ़े। उसके बाद हमने उनका क्या पढ़ा बेटा, सबका डिफरेंस। डिफरेंस पढ़ने के बाद हमने उनके क्या पढ़े, रूट्स। और रूट्स के बाद हमने क्या पढ़े, उनकी सारी 6 टॉपिक पढ़ चुके हम आज। अगला भाई 6 के 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, कोई से में से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा का हमेशा देता है, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग एंड द स्टेजिंग ऑफ कैंसर। प्राइमरी ग्रेड है, सेकेंडरी ग्रेड है, टर्शियरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। स्टेज 0 है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। एक्चुअल में हम कैंसर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगली जो हेडिंग आती है वो हमारे पहले समझ लेना, फिर हम पढ़ेंगे आगे स्टेजेस एंड द ग्रेडिंग्स। ग्रेड के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में ये क्या बताते हैं कि सर ग्रेड 1 जो होता है वो लोकल एरिया पे होता है और इजीली डायग्नोज हो सकता है कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है। लास्ट तक आते आते, 4th तक आते आते ये मोस्टली हमारे किस चीज को इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है जी, मेटास्टेसिस है, और इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैंसर वाला है और कौन सा नॉर्मल है। इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मेटास्टेसिस मैंने बताया था पुअरली प्रोग्नोसिस है। ये हमारा ग्रेडिंग्स को बताएगा कि इसमें लोकल साइट पे चला गया, यहाँ से बस यहाँ पार्ट है, इसमें लोकल से पेरिफेरल साइट पे चला गया, इसमें लोकल से दूसरे ऑर्गन को चला गया, और इसमें पूरा ही मेटास्टेसिस कर गया। 4 पार्ट आते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा यहाँ से वो इसके स्टेजेस से क्वेश्चंस आएगा कि स्टेजेस भी सेम ऐसी ही होती हैं, S0, S1, S2, S3, S4। S0 का मतलब होता है इन सिटू, मतलब अभी कोई भी ऐसा चीज नहीं दिख रही कि ये कैंसर सेल है। फिर उसके बाद 1 में स्लाइटली सी डिफर आना स्टार्ट हो जाएगी, 2 में फिर वही लोकल को ट्रांसमिट हो जाएगी, लोकल से अपने नियर बाय ऑर्गन्स को, और 4th में पूरे बॉडी में कहीं पे भी फैल सकती है। अगला क्वेश्चन तो हर बार पेपर में आया है, हर बार। इसको बोलते हैं कैंसर के TNM क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, GNM नहीं है, TNM है ये। पेपर में क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, बताओ कैंसर को क्लासिफाई करने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज करते हैं या कौन सा मेथड यूज करते हैं। कैंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसकी स्टेजेस को चेक करने के लिए हम जो मेन क्लासिफिकेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेटा कौन सी, TNM क्लासिफिकेशन। क्या यूज करते हैं रे, TNM की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे पहला तो। T का मतलब होता है बेटा ट्यूमर। T का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। N का मतलब होता है मुन्ना नोड। N0, N1, N2 3 स्टेज होती हैं इसमें। N0 में कोई भी नोड नहीं है, N1 में स्लाइटली से आ गई, और M2 में पूरी ही नोड अफेक्टेड है, और लास्ट में आता है M। M का मतलब होता है बेटा मेटा। पहले तो उस टॉपिक का मतलब समझो, वो कहना है ग्रेड एंड स्टेजेस के अंदर 3 बातें याद करनी होती हैं। एक ग्रेडिंग याद करो, एक स्टेजिंग याद करो, और उन दोनों का मिक्सचर किस में मिलेगा, TNM में मिलेगा। पेपर में पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पेपर में क्वेश्चन TNM से करके आता है। ऑप्शन देंगे तुम्हें, फिर T2 है, N1 है, M0 है, T3 है, N0 है, M1 है।
इनका मतलब ऐसे 4 ऑप्शन बना। क्वेश्चन देगा कि एक पेशेंट है कैंसर का, उस पेशेंट को जो कैंसर हो चुकी है, जो ट्यूमर हो चुका है, वो इजीली डिफ्रेंशिएट हो रहा है, लोकल से दूसरे रीजन्स को फैल रहा है, नोड अभी अफेक्टेड नहीं है और मेटास्टेसिस हो रहा है, तो बताओ वो क्या बनेगा? तो वो क्या बन गया? T3N0M1 बन गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देके ये पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन पता होने चाहिए कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। हेडिंग डाल दो बेटा, ग्रेडिंग एंड स्टेजेस, ग्रेडेड एंड स्टेजेस ऑफ कैंसर। ग्रेडिंग एंड स्टेजेस ऑफ कैंसर। ग्रेड के नीचे एरो लगाना, ग्रेड के नीचे एरो लगा के लिखना ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ग्रेड किसके ऊपर बेस होती है? सेल के डिफरेंशिएशन में। बताया था ना मैंने, सेल इस पहले वाले में पता ही नहीं चलता, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, और दूसरे ग्रेड डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करती है, और स्टेजिंग जो होती है वो स्प्रेडिंग के ऊपर काम करती है। ग्रेड वर्क ऑन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, स्टेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सेल। बस यही लिखना है, एक ये लिखना है और एक ये लिखना है। उसके बाद हेडिंग डाल दो, फर्स्ट पॉइंट ग्रेड 1, ग्रेड 1। पहले ग्रेड से लिखेंगे सारी, कुछ नहीं लिखना बेटा, ये लिख लिया स्प्रेडिंग, ऑन द स्प्रेडिंग लिखना बेटा, और कुछ नहीं लिखना तेरे को। हेडिंग डाल दो ग्रेड 1। समझना पहले मैंने क्या बताया था ग्रेड 1 में, ग्रेड 1 किसके ऊपर डिफरेंस करेगी? सेल के डिफरेंशिएशन। ग्रेड 1 जैसे ही पहली स्टेज हुई उसको कैंसर की, सेल इज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द, यही बताया था, एक तरफ नॉर्मल सेल है और एक तरफ स्लाइटली सा अफेक्ट हो गया। तो ग्रेड 1 हमें ये बताती है कि हाँ कैंसर के अंदर एबनॉर्मेलिटी आना स्टार्ट हो गई है। माइल्ड डिस्प्लेशिया, कैसा डिस्प्लेशिया देखने को मिलेगा? डिस्प्लेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल्स का मल्टीप्लाई करना। क्या होता है डिस्प्लेशिया का मतलब? एबनॉर्मल सेल्स का, क्योंकि एक नॉर्मल सेल है, जब एक सेल दूसरी बनेगी तो वो एबनॉर्मल बनी, एबनॉर्मल तो हल्की हल्की मल्टीप्लाई करना, तो कैसा मल्टीप्लिकेशन मिलेगा? हल्के लेवल का। सेल्स क्या हो सकते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड, पता कर सकते हैं हाँ चेंजेस आना स्टार्ट हो रहे हैं, एक नॉर्मल दिख रही है और एक में थोड़ा हाँ अलग सी दिख रही है। मैं अगर तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पे दोनों का, तो नॉर्मल ये आप नॉर्मल दिख रही है, एबनॉर्मल वाली जो होगी पता कर सकते हो ना आराम से, ये एबनॉर्मल से दिखने स्टार्ट, ग्रोथ हल्का फुल्का एबनॉर्मली स्टार्ट हो गया है। याद रख लोगे पक्का? पहला पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? ग्रेड 1 में क्या हो रहा है? स्लाइटली। सेकंड पॉइंट में क्या था? माइल्ड। और थर्ड पॉइंट में क्या था? उनको हम क्या कर सकते हैं? इजीली डिफरेंशिएट। फर्स्ट समझ में आया? सेकंड, पहले में क्या थे? स्लाइटली डिफर से थे, इसमें सेल क्या हो गए? ज्यादा और एबनॉर्मल हो गए। माइल्ड डिस्प्लेशिया था, कैसा डिस्प्लेशिया हो गया? ग्रेड 3। सेल्स कैसे हो गए? बिल्कुल ही कैसा डिफरेंशिएट हो गया? अब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा था कैंसर है, कौन सा कैंसर, सारे सेल एक से हो रहे हैं, सारे एबनॉर्मल होते जा रहे हैं, तो वो सारे कैसे डिफरेंशिएट हो जाए और कैसा डिस्प्लेशिया हो जाएगा? और लास्ट वाला स्टेज 4, ग्रेड 4, ग्रेड 4 में सेल्स आर कंप्लीटली कैसे हो जाएंगे? अनमैच्योर्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड। यही नहीं, जो एक आधा नॉर्मल सेल भी था वो भी किस में कन्वर्ट हो लिया? कैंसर सेल्स में। पता ही नहीं कर पा रहे कि जी नॉर्मल कौन सा है, अनमैच्योर कौन सा है, मैच्योर कौन सा है।
इस स्टेज को बोलते हैं एनाप्लेजिया। डिस्प्लेशिया में क्या था, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, और एनाप्लेशिया कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है एबनॉर्मल सेल्स की। याद कर लोगे ये कैसा है उसको तो डिफरेंस, ये सीवियर डिस्प्लेशिया यहीं पे जब हो चुका, ये तो बिल्कुल ही वेरी सीवियर की स्टेज में पहुंच जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते। सेल ओरिजिन इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, पता ही नहीं कर पाते कि कौन सा तो नॉर्मल है और कौन सा। सेल वाले में 4-3 वाले में एक आधा नॉर्मल मिल जाता है, बाकी उसमें भी अब नॉर्मल में भी पहुंचे हुए होते हैं। सेकंड वाले में आधे नॉर्मल आधे वैसे। माइल्ड फर्स्ट वाली में क्या थे, सारे ही नॉर्मल थे, कुछ ही एक आधा ही हल्का हल्का डिफरेंस आना स्टार्ट। समझ में आ गई चारों। सबसे पहले ग्रेड 1 लिखना, फिर ग्रेड 2 लिखना, फिर ग्रेड 3 लिखना। पॉइंट बना बना के लिखोगे सेम ऐसे ही, एडिंग अलग अलग करके, ग्रेड 1 की अलग एडिंग, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग। तुम्हें मैं बिल्कुल इजीली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक को डिफरेंस करके, ऐसे ही पढ़ना प्लीज, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे यहां से कि बताओ ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 2 में क्या नहीं होता। सुनो, तुमने एक चीज देखी, अरे में 1 2 3 1 2 3, पेपर वाला पता क्या करेगा, बताओ स्टेज 2 या ग्रेड 2 कैंसर में कौन सी चीज देखने को नहीं मिलती। 3 इसमें दे देगा और एक दूसरे की उठा के दे देगा, कोई सी स्टेज मत है, फिर वहां पर तुम्हें छाटनी पड़ेगी, हमें याद करना पड़ेगा। माइल्ड मॉडरेट सीवियर थी, और चौथे में तो कति खत्म थी। लिख दो भाई ग्रेड 1। डिस्प्लेशिया का मतलब जरूर लिख देना ब्रैकेट में, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। डिस्प्लेशिया का मतलब लिख देना ब्रैकेट में, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और जिसको नहीं पता वो यहां से देख के लिख लेना डिस्प्लेशिया का मतलब। डिस्प्लेशिया के आगे लिख दो ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 सुनो, ग्रेड 2 कैसे लिखना, पहले में क्या था, सेल इज, पहला पॉइंट ये लिखना सेल्स आर, सेकंड पॉइंट ये लिखना पहले मॉडरेट डिस्प्लेशिया, सेकंड पॉइंट ये लिखना, और थर्ड पॉइंट फिर ये लिखना, ताकि इसी के बराबर से हो जाए तीनों, ये उल्टे ऊपर नीचे हो रखे हैं दोनों पॉइंट, ऐसे लिखना। लिख दिए, बहुत बढ़िया करे, थोड़ा दिमाग अपना भी ला लिया करो। आगे सब, आगे सब, अरे फिर भी एक तो देखने में एक पैटर्न हाँ दिखे तेरे को पूरी नोटबुक में, एक उल्टा पुल्टा हो जाए, कोई नहीं, अगला इसमें जो लिख दिया, अगले में ऐसे मत लिखना, अगले में जैसे फर्स्ट लिखा था ना सेम वैसे ही लिखना। हो गया यहाँ तक, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। ग्रेड 2 कंप्लीट, हेडिंग डालो ग्रेड 3। पहला ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, अब की बात मत करियो गुलती। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना।
हो गई जी, ग्रेड 3 कंप्लीट। ग्रेड 4 आ जाओ। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया यहाँ तक? ग्रेड 1 2 3 4 का मतलब? हो गया जी, दिख रही है चारों स्टेजेस? हो गए रहो। जब पढ़ने बैठोगे तो कैसे पढ़ोगे? जब भी रफ नोटबुक लेके बैठ के पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ोगे पता है? चार लाइन लगा लगा। 1 में जी 3 पॉइंट क्या क्या थे? सिंपल डिफरेंशिएट, माइल्ड डिस्प्लेसिया और माइल्ड ही डिफरेंशिएशन था। 2 में क्या हुआ? मोर एबनॉर्मल होते चले गए, मॉडरेट डिस्प्लेसिया हो गया जी, और मोर जो डिफरेंशिएशन था वो और मॉडरेट लेवल पे चला गया। थर्ड वाले में क्या हुआ? फुल्ली वेरी वेरी वाले पार्ट में चला गया, सीवियर डिस्प्लेशिया में चला गया और पुअरली डिफरेंशिएट हो गया, और फोर्थ में कंप्लीट ही क्या हो गया? अनडिफरेंशिएट हो गया। ऐसे कर करके पढ़ना, याद रह जाएंगे। ठीक है, चारों इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे आपके, और पेपर में जैसे ही तुम पढ़ने बैठो, लिखवाए ऐसे हैं, बट जब तुम रिवाइज करने बैठो, कब रिवाइज ले ऐसे मत लेके बैठा करो। जब भी रिवाइज करने बैठो साथ में रफ नोटबुक रखा करो। एक बार टॉपिक पढ़ लिया, साथ में लिख के देखा करो। सबसे बेस्ट मेथड होता है साथ में पढ़ के लिख के देखना। मैं क्या करता था, जितना टॉपिक पढ़ा है, चाहे एक टॉपिक पढ़ा है, उसको पूरे को खुद लिख के देखता था पहले। पता नहीं कितनी रफ नोटबुक भर देता था। ठीक है, जितना खुद पढ़ के लिख के देखोगे, क्योंकि खाली पढ़ने से सिर्फ हमारा एक लोब काम करता है, एक या दो लोब काम। लिखने से तुम्हारे सारे लोब्स काम करते हैं। लिख के, लिखने में, बोलने में भी, लिखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक आधा लोब थारे देख लो, और आधा मेरे बेटे बोल रहे भी को ना, सही है, ठीक लिख रखा है, फिर यो भी सही है, यो भी सही है, और देखे जाओगे उसने। इसका मतलब थारा खाली एक लोब काम करने लग रहा है, फ्रंटल तक हूँ सुस्त बैठा हूँ, बस देखो था उसने। और ऐसे करने में, लिखने में तुम्हारा फ्रंटल भी काम कर रहा है, मोटर एरिया भी काम कर रहा है, विजन एरिया भी काम कर रहा है, और बोल रहे हो तो बोला हुआ तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, तो सुनने वाला भी काम कर रहा है। ठीक है, ग्रेडिंग समझ में आ गई? ग्रेडिंग किस चीज को इंडिकेट करता है? डिफरेंशिएशन को। किसको? बट स्टेजेस किसको क्लैरिफाई कर रहा था? स्प्रेडिंग को। किसको डिफरेंशिएट कर रहा था? हेडिंग डाल दो स्टेजेस, हेडिंग डाल दो स्टेजेस।
पहले समझेंगे फिर लिखना। स्टेजेस करें स्टार्ट। सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं S0 स्टेज। जीरो ही लग गया तो जीरो का मतलब अभी कोई भी स्प्रेडेशन स्टार्ट S0। कार्सिनोमा इन सिटू से बोलते हैं। इसके अंदर S0 भी से बोला जाता है। इसके अंदर मतलब मेटास्टेसिस स्टार्ट अभी S1 लोकल मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया है। कैसा? एक पार्ट से बताए थे ना, लोकल एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, बस अपने ही रीजन में। मान लो रोहतक है, एक जगह से एक दूसरे रोहतक के पार्ट में हो गया। एक कॉलोनी था दूसरी कॉलोनी नू, याद रख लो। चाहे लोकल है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी में एक घर था दूसरे घर में हो गया स्प्रेड, तो ये लोकल मेटास्टेसिस। एग्जाम्पल तो याद करो इनने। S2 लिमिटेड लोकल स्प्रेड। लिमिटेड लोकल स्प्रेड वो तो बस खाली अपने घर घर में हुआ था, अब आसपास के अड़ोस पड़ोस में भी होना चालू तो वो S2 आ जाएगा। थर्ड, एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। ब्रेस्ट को तो था ही था, साथ में ब्रेस्ट के आसपास की जो टिश्यू है, जो लिम्फ नोड्स हैं, उनको भी होना स्टार्ट हो गया, तो वो सारा किस में आएगा? S3 में। मतलब लोकल तो है ही है, साथ के जो रीजन है ना आसपास के, उनने भी स्प्रेड। पहले वाले में कुछ भी नहीं था, दूसरे वाले में लोकल लोकल था, तीसरे में लोकल के साथ साथ आसपास के घर वालों को भी था। इसमें लोकल तो था ही, घर के साथ साथ दूसरे पार्ट्स जो कॉलोनियाँ थी पूरे रोहतक वाली, उसमें भी फैलना हो। और अगले में रोहतक है पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। याद रख लोगे? या ट्रिक्स हैं ऐसे याद होंगे। पहले में कुछ भी नहीं, दूसरे में लोकल, तीसरे में लिमिटेड लोकल एरिया, चौथे में लोकल, तीसरे में सॉरी S3 में लोकल प्लस रीजनल, और लास्ट में डिस्टेंट, दूर दूर तक। हो जाएगा याद? उतारो। ऐसे ही हेडिंग डाल डाल के, जैसे ग्रेड 1 लिखी थी ना, ऐसे ही ग्रेड S0, फिर S1, S2, S3, S4। ग्रेड कितनी थी? 4। S वाले कितने पॉइंट है? 5। ये भाई ब्रेकिंग लिखा हुआ है, ब्रीथिंग नहीं है, ब्रेकिंग है, ये KING है, ठीक है। मतलब कैप्सूल तोड़ देगा कदे, ब्रीथिंग लिख दो कोई सा। एक जना लिख रहा था नोट्स में ब्रीथिंग, तब मैं बना बाद में पेन तो ठीक रखे, मैं भाई बालक फिर इसने ब्रीथिंग लिखेंगे। ब्रीथिंग का कोई मतलब है कौन आड़े, ब्रेकिंग कैप्सूल है यो। लोकल मेटास्टेसिस में कैप्सूल नहीं टूटता है। S1-2 स्टेज में कैप्सूल टूट जाता है। S3 में अपनी बाउंड्रियां तोड़ के बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, और 4 में पूरी बॉडी में घूमना चालू कर देता है। हिंदी भाषा में याद करना इनको, तुम्हारी मातृभाषा में। हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर एक्चुअल बताऊं तो नहीं है। एक्चुअल में बताऊं तो हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, बट हिंदी इज अ ऑफिस लैंग्वेज। हिंदी जो है वो हमारी एक्चुअल में एक ऑफिस लैंग्वेज है।
कोई भी पहले के टाइम पे क्यों इसको बना दिया गया, क्योंकि हिंदी जब पहले हम यूज़ करते थे, जितने भी ऑफिस में जो कागज पत्री भेजने होते थे वो हम हिंदी में प्रार्थना पत्र लिख के भेजते थे। तो वो इस ऑफिस लैंग्वेज को फिर एक्चुअल में लास्ट में क्या बना दिया गया। और सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था भाषा के आधार पर? ये तुम्हारे जीके का क्वेश्चन है एमपी। सबसे पहले जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, पढ़ लेना, जीके में आया था ये क्वेश्चन। एमपी तो बेटा बहुत बाद में बना था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मैं पूरे भारत का पहला राज्य पूछ रहा हूँ बेटा। भारत की भाषाएं हिंदी थी। मैं क्या बोला, एक्चुअल में जब अपना भारत आज़ाद होना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रांत थे अपने यहाँ पे, 567 में, जो एग्जैक्ट याद नहीं है कितने प्रांत थे, उन सब को इकट्ठा करने का काम, उनके क्वेश्चंस आते हैं आपके हरियाणा जीके में और जो नेशनल जीके आती है, क्योंकि मेरे को ये वर्ड याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 563 एक प्रांत थे, अलग अलग बटे हुए थे सब। जब उस टाइम पे हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिसको वीर लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बनाई थी ना मूर्ति अपने भारत ने सबसे बड़ी, पेपर में आता है लोह पुरुष, भारत का लोह पुरुष किसे माना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। तो उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, जितने भी प्रांत थे ना उन सबको जोड़ने का काम किया था कि भाई हम जुड़ जाओ। सब ने अपनी अपनी डिमांड धरी कि भाई मैं तो अपने भाषा के आधार पर मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा, मैं अपना अलग बताऊंगा। तो उस टाइम पे पहली बार तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से चेक कर लेना कौन सा है। उस टाइम पे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से पहला एक राज्य बना था उस टाइम पे, जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो ऐसे सोचते सोचते फिर थोड़ा चेंज लाए गए। ये बोला गया कि भाई ऐसे भाषा के आधार पर बनाना लगे था। पंजाबी ये बोलेंगे कि भाई हम अपना राज्य बनाएंगे, तेलुगु वाले बोलेंगे हम अपना बनाएंगे, मलयालम वाले बोलेंगे हम अपना बनाएंगे। तो ऐसे पढ़ना, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। इसलिए क्यों याद आया, क्योंकि जो पीजीआई और एचएसएससी का कोई पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला, और एक क्वेश्चन आया था भाषा के आधार पर जब सारे प्रांत जोड़े गए वो किसने जोड़े थे, वो जोड़े थे वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हरियाणा का लौह पुरुष मेरे को अकेला, मैं नर्सिंग का प्लेयर नहीं हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का प्लेयर हूँ। ऐसे ही याद कर लियो, फिर बता दियो मैंने, था लिख लो आके। मैंने एक बार पूरी वर्ल्ड जीके पढ़ा दी थी, मैथ पढ़ा दिया था, बट वो नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, तुम यहाँ पे नर्सिंग पढ़ो बस खाली। तो अकेले नर्सिंग भी, मैं इसलिए ये पॉइंट समझा रहा हूँ, अकेला नर्सिंग भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। जो आपके अदर सब्जेक्ट है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इतनी इंपॉर्टेंस दो आप घर पे जाने के बाद। हैं क्या, लौह पुरुष के नाम से। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना अपने, तो उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप को। आप आधा घंटे नर्सिंग पढ़ रहे हो, आधा पौना घंटा नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो आप आधा पौना घंटे से भी ज्यादा 1-1.5 घंटा जीके को दो, क्योंकि जीके 45 में से तुम आराम से 40 से ऊपर नंबर ले जाओगे नर्सिंग में मेरे पढ़ाए हुए में, बट जीके में मार खाओगे फिर तुम वहां पे। हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। अब 25 में से जब थाम सोचोगे ना मैं 20 से ऊपर नंबर लूंगा, 20 या 23 नंबर की हरियाणा जीके आती है, उस 23 में से जब तुम यूं सोचोगे ना कि मैं कम से कम तो टारगेट रखो 20 से ऊपर करने का, और फिर भी एक आधा गलती हो जाती है तो 18 तो पक्का मान के चलो। क्योंकि मैं हमेशा एक कैलकुलेशन लेके चलता हूं अपने माइंड में, हमेशा ही, मैं हर एक क्लास में भी बताता हूँ ये। ठीक है सर, मेरे DMAR में 21 ठीक है जीके में। अब की बार बेटा पिंकी, अब की बार क्या
और नर्सिंग में कितने ठीक है? क्यों, काउंट तो हो चुके होंगे, आंसर की आ चुकी है आपकी, आंसर की तो आ चुकी है आपकी, तो उसमें चेक करिए, चेक नहीं किया कि वो जीके के कितने ठीक हुए, कंप्यूटर के कितने ठीक हुए। पिंकी, नर्सिंग के कितने ठीक थे तेरे, और टोटल मार्क्स बता एक बार मेरे को, टोटल मार्क्स और बताओ एक बार। तो जो मैं हमेशा माइंड में कैलकुलेशन लिख के रखता, कंप्यूटर की वजह से रह गया सर सिलेक्शन बेटा भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप 45 नंबर की नर्सिंग आती है, उसमें से कम ये सोचो कि अब मैं 40-41 स्कोर करूँ, 40 से ऊपर ये दिमाग में रख के चलो। टोटल 90 मार्क्स का आपका डीएमएआर का पेपर है, 45 नंबर की आपकी नर्सिंग आती है उसमें। इसमें से जब आप ये सोचोगे ना कि हाँ जी मैं 40-100 स्कोर करूंगा ही करूंगा, ये मेरे माइंड की कैलकुलेशन है, मैं जो हमेशा ये लेके चलता हूं और मैं बच्चों को बोलता हूं जो, क्योंकि नर्सिंग अपना सर हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। कोई नहीं बेटा, अगले के लिए ट्राई कर, अब तू जो जहां पे गलतियां रही उनको सीख। 45 में से आपके 23 क्वेश्चन जो आए थे वो हरियाणा जीके के थे। मैं एट लास्ट भाई चलो 3 हरियाणा जीके में, क्योंकि हमने कभी पढ़ी ही नहीं, खट्टर साहब हमारे ये बोलते हैं बेचारे कि हरियाणा की हो तो हरियाणा की नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। 23 में से आप कम से कम 18 स्कोर करने की सोचो। ये कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में जिस दिन घूमती नहीं लग जाएगी ना, तुम यूँ सोचोगे नर्सिंग नहीं, सारे रात ने जब तू सारे सब्जेक्ट एक बार नहीं पढ़ लेती ना, एक बार नहीं पढ़े जाते सारे सब्जेक्ट, कम से कम अपना चार्ट बनाओ रात को पढ़ने का कि भाई मेरे को आधा से 1 घंटा मेरे को नर्सिंग देनी है, आधा से पौना घंटा मेरे को कंप्यूटर देना है, आधा से पौना, ऐसे नहीं होता तो पहले 3 दिन कंप्यूटर पढ़ लो, अगले 3 दिन जीके उठा लो, एक साथ नहीं हो पाती सारी चीज़ें। टारगेट बना के चलो, एक हफ्ते में जी मैंने इतना टारगेट कवर करना है, मैंने इतने पेज पढ़ने हैं। अकेली मैं थ्योरी, मैं यहाँ पे तुम्हें खाली थ्योरी नहीं बताऊंगा, खाली तुम्हें नर्सिंग पार्ट नहीं बता, सिलेक्शन एक अकेले नर्सिंग से नहीं होना। मैं हर एक, मेरे को पता है कि मैंने कैसे मेहनत करके, कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था, ठीक है, कैसे मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे के जब मैंने सिलेक्शन लिया था, ठीक है। 23 में से 18 क्वेश्चन तुम जब ये सोचोगे ना हरियाणा जीके के मैं निकाल दूंगा, जब कहीं ना कहीं पे जाके तुम स्टैंड होगे सिलेक्शन की लिस्ट में, उसके बाद तुम्हारे सबसे जो मेन क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर, 10 में से 7 नंबर ये सोच के चलोगे ना कंप्यूटर के ठीक कर दूंगा। बच गए कितने, 45, 23, 10, 12 और बच गए मेरे ख्याल से, 12 और बच गए, हो गए ना कंप्लीट। 23 और 12, 23 और 10, 33 और 2, 35, 35 और 10, 45 और 45, 90। इस 12 में से कम 8 नंबर तुम सोचोगे, जब जाके अब जोड़ लो, 18 और 8 24 ना 26, 40, 26 और 7, 6 और 7, ये मेरी कैलकुलेशन है, और मेरे 73 नंबर थे मेरे पेपर में। मेरे पीजीआई के अंदर 73 मार्क्स थे आउट ऑफ 90। और देखो मेरी कैलकुलेशन, ये मैंने अभी देखी नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे ही बनाई थी इसमें, क्योंकि मेरे उस टाइम पे इसमें जीके के तो ठीक थे, मेरे कंप्यूटर के गलत हुए थे, मेरे कंप्यूटर के सिर्फ 5 ही ठीक थे मेरे, बट मैंने इसमें स्कोर कर रखा था बढ़िया, इसमें मेरे पूरे 42 क्वेश्चन ठीक थे, वो बस मेरा मैनेज हो गया क्योंकि मेरे को नर्सिंग बहुत अच्छे से आती थी। एक पॉइंट में तो क्वेश्चन 35 मिनट में तो मैं पेपर करके बैठ गया था पूरा अपना। हरियाणा जीके के भी बस मैं ये जो हमारे 18 क्वेश्चन थे, इसमें से भी मैं यहाँ पे 20 स्कोर कर रखा था, शायद 20 या 20 नंबर, 19 नंबर थे मेरे इसमें। गलतियाँ बस जो मेरे से जो, नहीं तो मैं हाईएस्ट कम से कम मैं 85 नंबर मेरे को आता था पेपर, 85 नंबर का। बस क्या दिक्कत रही, यो
हरियाणा जी के ऊपर था नीचे था ये पॉइंट, एक के पेज पर दोनों क्वेश्चन पॉइंट बोलता ना। ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं देगा, कंफ्यूजिंग करने वाले देगा। दो तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, दो ऐसे रह गए मेरे साथ, पेज एक के पेज पर दे दोनों ऑप्शन वे, यार नू ध्यान ना हुआ, ऊपर था वो नीचे था। 3 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आया था मैं। ठीक है, तो जब तक तुम अपने माइंड में ये कैलकुलेशन बिठा के नहीं चलोगे ना, जब तक बेड़ा पार नहीं होना। चाहे तुम आज कवा लो, चाहे तुम 1 महीने बाद कहलवा लेना मेरे से, चाहे 3 महीने बाद कहलवा लेना। ये तुम्हें मैं सुना नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूं। कोई ये अपने माइंड पे ये ना लेना कि सर हमें सुना रहे ना, सुनाना अच्छी बात है, तुम सीखो तो गए, तुम्हें पता तो चलेगा कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों सिलेक्शन रुक रहे हैं। और आगे आने वाले में कंपटीशन बहुत तेज बढ़ता जा रहा है भाई। जब तुम एक एक नंबर के लिए संघर्ष इतना करना पड़ रहा है, एक 73 पे ना कम से कम 7 बच्चे मिलेंगे, 10 बच्चे मिलेंगे 73 नंबर के, और सीट कितनी निकलेंगी 200 250। उन 250 में से भी आधे जनरल वाले, आधे बेचारे वो हर एक, मैं उसको कैटेगराइज नहीं करता कि आप कौन सी कैटेगरी से डिपेंड करते हो, बट हर एक में उतनी ही कैटेगरी में उतने बच्चे भी वो भी फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही एससी में बैठ रहे हो तो एससी कैटेगरी में बहुत बच्चे हैं, उनमें भी तो फाइट करना है आपको। जनरल में बैठ रहे हो तो जनरल में भी फाइट करना है, रेशियो लगभग की सेम ही है। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि अकेला रात को कभी ये सोचो सर नर्सिंग पढ़ा के चले गया, मैं नर्सिंग ना, वो ना काम चल रहा है। हाँ ऐसे कर सकते हो कि भाई 1 हफ्ते पहले अपना कंप्यूटर पार्ट उठा लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, पेपर आ गया ना एक दिन, ना थार पर कंप्यूटर पढ़ जाना, ना थार पर जीके पढ़ी जाओगी। ऐसा अपना लो अपना टाइम टेबल कि रात को जी 1 घंटा जो सर ने पढ़ाया है वो आधा घंटा उसको दे दो जो कंटिन्यूस पीछे से पढ़ते आ रहे हो, और 1 घंटा कम से कम आज जी मैं 1.5 घंटा जाके मैं अपनी नर्सिंग पढ़ूंगी, जीके पढ़ूंगी मैं अपनी। हरियाणा जीके स्टार्ट कर लो, क्योंकि 23 नंबर की आएगी, जब तुम पढ़ोगे जब जाके 18 नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, मैं तुम्हें बस गाइडेंस दे सकता हूँ, नर्सिंग पढ़ा सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की गाइडेंस दे सकता हूँ, ऐसे पढ़ लो। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, अपना बुक प्रेफर करो। बहुत सारी, इतनी सारी तो यूट्यूब पे ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, कोई सा भी यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाया जाता है। सारी हिंदी पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, मैंने क्लासेस देखी हैं 3-4 सर की। मैं अपनी क्लासेस नहीं देखता, मैं सारी चीज़ सबकी क्लासेस देखता हूँ। मेरे को ये पता है एकेडमी का नाम बनाना है, एकेडमी के बच्चों को पास करवाना है, बस मेरे माइंड में ये रहता है। मैं किसी भी में चला जाऊँ, आज मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ के बच्चों की सोचता हूँ, दूसरों वालों की नहीं सोचता क्या चल रहा है। ठीक है, अब मेरे माइंड में सिर्फ तुम 13 स्टूडेंट्स के चक्कर घूमते हैं दिमाग में कि भाई वो क्या है और वो क्या है। सबको पता है मेरे को कौन सा क्या है, सबको पता है मोनिका मेरे को कौन सा कितने पानी में है। मैं शक्ल देख के बता दूंगा कि हाँ भाई तू इसमें कमी है, तेरी इसमें कमी है। तो भाई अपनी कमियों को पूरी करो। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी, जो तुम्हें आज की जो ये क्लास बताई है ना, ये 10 मिनट का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को अपनी लाइफ के अंदर ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो अरे फिर ऑनलाइन वाले तो मैं तो कह रहा हूँ हम भी हैं सर आपके स्टूडेंट में, मना कर दिए, सारी शक्ल ना दिखते तो क्या, नंबर तो मेरा है, मैंने एक 8057 है, एक 9162, एक संजीव शेरावत है, एक गुज्जर है, एक निर्मला है, एक निर्मल है, सबके नाम याद है बेटा मैंने, एक कुसुम है, एक रविंदर है। हैं? मेरे को कोई नहीं बोलता कुछ भी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ ना। मेरे को सच में नीलम, आपने चाहे बाहर मैनेजमेंट को बोला हो, मेरे को सच में किसी ने नहीं बोला, नहीं तो आप अक्षय सर को बुला के पूछ सकते हो। ये यही बेटा एक यही चीज़ है जो मेरे अंदर ना, मतलब बहुत अच्छी, मैं मानता हूँ मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वाइब्स आते रहते हैं। ऐसे वाइब्स मेरे को ऑलरेडी मिलते रहते हैं कि हाँ तुम बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ऑलरेडी बता देता हूँ मैं, है ना।
तुम सच में नीलम, आप जाके सर से, अक्षय सर से जाके पूछ सकते हो, मेरी और सर की इसके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं होली। नहीं तो सर मेरे को बोलते हैं हर बार कि दीपक सर एक बार बच्चों को थोड़ा गाइड करना, बट आज हमारी कोई भी बात नहीं हो रही है मेरी सर से। मैं सीधा आया था, सीधा क्लास में एंटर हुआ था बस। तो तेरे डाउट्स क्लियर हो गए, है ना, और क्या चाहिए। तो भाई जो आप लोगों को जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कृपया करके जो आपको आज जो 5-10 मिनट का जो ये लेक्चर दिया है, इसको अपनी लाइफ में फिक्स करना स्टार्ट कर लो, और कल से नहीं आज से ही कर लो। आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने 3 चीजें, हमने 2 चीजें तो देख ली, एक सर ग्रेडिंग देखी और एक कौन सी देखी सर। ग्रेडिंग का मतलब था कि ग्रेड 1 थी, ग्रेड 2 थी, ग्रेड 3 थी और ग्रेड, ये तो सेल के डिफरेंस को बता रही थी। किसको बता रही, सेल के स्टेजेस बता रही थी जी, कौन से इस रीजन से कहां पे हुआ, कहां हुआ, कहां हुआ और कहां हुआ। क्या करो, दोनों ने पकड़ के जोड़ दो, दोनों ने पकड़ के और जोड़ते जो अपनी क्लासिफिकेशन बन जाएगी, वह क्या बन जाएगी। आया समझ में, यह पॉइंट चीज याद रखनी। ग्रेडिंग अलग चीजें थी, स्टेजिंग अलग चीज थी, दोनों को जोड़ दो, अपनी क्या बन जाएगी। और पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, कैंसर के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, TNM क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। कर देंगे स्टार्ट। टी से ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर के बारे में बात हुई। एन से नोड्स, मैंने बताया था लिम्फ नोड सबसे ज्यादा फास्ट, किसमें फास्ट नहीं है, किसमें नहीं है। और मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये मेटास्टेसिस के बारे में बता रहा है। हो गया, सारी चीजों को जोड़ दिया, TNM बना दिया। लिखना स्टार्ट करो TNM के बारे में। हेडिंग डाल दो भाई। TNM TNM लिख लिया सबने। TNM के बाद सबसे पहले हेडिंग डालना क्या बेटा, टी के बारे में। टी से क्या होता है, पहले समझ लो सारे। टी से ट्यूमर, T0 मतलब अभी कोई भी एविडेंस ट्यूमर का नहीं है। जिस भी वर्ड के पास TIS लग जाए, इसका मतलब होता है इन सीटू। और हमने ग्रेडिंग में पढ़ा था इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू मतलब सेल का डिफरेंस वाना स्टार्ट, तो वो इसमें आ जाएगा। T1 ट्यूमर कहां पे पहुंच गया, T2 आसपास के एरिया को, और T3 कैप्सूल तोड़ के बाहर। आया समझ में। T0 कुछ भी नहीं, IS में स्लाइटली डिफर, 1 में लोकल, 2 में आसपास और 3 में बाहर। आ गया समझ में। लिखो T वाला। पिंकी कह रही, पिंकी के बेटा है, मेरे को पता है आप स्टूडेंट हो, मैंने आप लोगों का भी नाम लिया था सबका। मेरे लिए जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, आप लोग भी उतना ही रोल प्ले करते हो।
जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही याद करना, इसमें कोई स्टोरी नहीं बनेगी उनको के अंदर। जो चीज़ें एग्जैक्ट लिखवाई गई हैं वही याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर तुमने T3 में T2 में ऐसा लिख दिया ना ब्रेक कैप्सूल, गलत हो जाएगा, मान लेगा गलत आंसर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा और तुम सोल्व करना। ये IS बेटा, ये देखे ये लिख रखा IRS इन situ, मतलब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 और या ग्रेड 4। क्योंकि ग्रेड 4 ही पड़ी थी, ग्रेड 0 कोई नहीं थी। हो गया, लिख दिए सारे। अगला यहां तक हो गया सबका? नीलम हो गया? निशा? N से नोड, N0 कोई भी, N1 अपने अपने रीजन की, नहीं अपने अपने की, और N2 दूर दूर की। मान ले हर एक ऑर्गन की अपनी लिम्फ नोड होती है। रीजनल का मतलब होता है अपने खुद की, ठीक है। कोई भी नहीं है 0, अपने एरिया की है 1, और दूर दूर तक की हो गई है तो 2। लोकल एज अपने रीजन की बेटा, अपने एरिया की। एक सेकंड भाई। लिख लिया? N0, N1 एंड N2। अब तुम एक मैं क्वेश्चन बना के दूंगा एक ऐसा ही, तुम मेरे को आंसर बताना, ठीक है। ये लिख लिया? हो गया सबका? M से मेटल, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, दो ही चीजें हो सकती। या तो मेटास्टेसिस हो सकता है, या तो एक जगह से जा सकता है या नहीं जा सकता, दो ही चीज हो सकती है, इसमें तीसरी चीज बनती ही नहीं है कोई। M0 और M1। ये नहीं लिखने नीचे वाले, ये कुछ नहीं लिखना है। ये तुम्हें मैं क्वेश्चन दूंगा एक, तब पूछूंगा तुमसे। एक क्वेश्चन बना के लिखना है इसके बाद, ये लिखने के बाद तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्पेशल, 1 नंबर का। बोलो क्वेश्चन लिखना है तुम्हें एग्जाम्पल के लिए। आप भी ऑनलाइन वाले लिखोगे इस क्वेश्चन को और मेरे को आंसर बताओगे सारे के सारे। अ पेशेंट इज हैविंग hepatomegaly. A patient is having
हिपैटोमेगाली, हिपैटोमेगाली, डॉक्टर प्लान्ड फॉर बायोप्सी, डॉक्टर प्लान्ड फॉर बायोप्सी, comma, according to a patient having have मतलब है उसको having tumor in the local and region level, tumor in the local and regional level, and distant lymph node is also present, distant lymph node is also present या involved, lymph node involved, but no presence of metastasis, but not presence of metastasis, but not presence of metastasis. ऑप्शन बोलूं? आ गया आंसर? क्या आया? पहले सब अपने आंसर निकाल लो, फिर मैं आपसे पूछता हूं। ऑनलाइन वाले भी मेरे को अपना आंसर दें भाई जरूर। आपको ऑप्शन देता है एग्जामिनर 4 बना के, जी T1 N1 M1, जी T2 N2 M1, जी T2 N1 M0 and T1 N1 M0. What will be the right answer? आपको ऑप्शन दे दिए A, B, C, D। भाई पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे मेरे को, संजीव तेरा आंसर क्या है? संजीव तेरा आंसर बता मेरे को। एक बार क्वेश्चन बोलना मेरे को, मनीषा क्वेश्चन बोलिए एक बार। अरे चल आगे, इतना ही है। N2 आऊगा, ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देख लो एक बार दोबारा। ध्यान से देख लो एक बार, सारे क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो एक बार। मैंने क्वेश्चन इसलिए बुलवाया था, मेरे को लगा था कुछ एक पॉइंट गलत, ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने। बिल्कुल सही है डी। अरे भाई मेरे, मैंने तुम्हें क्वेश्चन सुनना ध्यान से, आंसर इज डी। बोला उसने ट्यूमर इज इन लोकल, उसने प्लस में सराउंडिंग ऑप्शन ना दिया, उसने घुमा दिया क्वेश्चन। क्या बोला? लोकल प्लस, अरे लोकल प्लस रीजनल क्या बताया था? T2 नहीं बताया था कि लोकल तो है, साथ में सराउंडिंग एरिया भी, तो सराउंडिंग एरिया का मतलब रीजन नहीं होता क्या है? तो ऐसे ही तो घुमा के देगा तुम्हें, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। वो ट्यूमर वो खाली एक पर्टिकुलर पार्ट पे है T1 में,
T2 का मतलब लोकल प्लस रीजन में जाएगा, सराउंडिंग एरिया का मतलब रीजन एरिया है, यही मैंने वर्डिंग चेंज की थी वहां पे। तो ये क्या कह रहा है, इज लोकल एंड नोड क्या बताया, नोड कौन से इन्वॉल्व है, डिस्टेंट वाले, T2 N2, बट अभी मेटास्टेसिस हुआ तो आंसर इज T2 N2 M0, ऐसे आएंगे। तुम्हें ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएंगे। आंसर लिख लो अपना T2 N2 M0। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, कैसे तुमसे पूछेगा पेपर में। एक क्वेश्चन और बोलता हूं, वैसे बताना, लिखने की जरूरत नहीं है। ए पेशेंट इज हैविंग ब्लैडर कैंसर, हैविंग द ट्यूमर इन द ट्यूमर ब्रेक्स इट्स कैप्सूल, ट्यूमर ब्रेक इट्स कैप्सूल, node is no involvement of node and metastasis is done occur, तो क्या होगा आंसर। सर मैंने क्या बताया, ट्यूमर इज कैप्सूल ब्रेक, तो कितना आ गया, नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है n, बट मेटास्टेसिस हो गया है। जरूरी थोड़ी है नोड से मेटास्टेसिस होता है, ब्लड से भी तो होता है। हमने पढ़ा था ना 3 चीजों से बुरा होता है, ब्लड से हो सकता है, लिम्फ से हो सकता है, इंजरी कोई नीडल स्टिक इंजरी के द्वारा हो सकता है, बायोप्सी करते समय हो सकता है। तो आंसर देखने को क्या मानेंगे उस टाइम पे, T3 N0 और M1। आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए कि किस तरीके से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक कर लेना।